गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं एचएसवीटी हिंदी माध्यम से श्वेता भूपेंद्र केवट आज आपको अ, इतिहास का नवा चैप्टर जिसका नाम है बदलता जीवन भाग एक, भारत का बदलता जीवन भाग एक, आज जिसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी। अभी तक आपने जो इतिहास का अभी तक आपने जो पढ़ाई की है उसमें आपने सन 1961 से वर्ष 2000 तक के कालखंड में इसके बीच में क्या-क्या घटनाएं घटी इसके बारे में आपने पढ़ा। आप देखते हो कि अपने पाठ्यक्रम में अगर आप ध्यान दोगे तो देखोगे कि भारत का 1960 के बाद जो घटनाएं घटी उसके बारे में, फिर भारत के सम्मुख जो आंतरिक चुनौतियां आई उसके बारे में। भारत नया आजाद देश था, तो उस समय उसको आर्थिक विकास के लिए उसने क्या-क्या कार्य किए इसके बारे में आपने पढ़ा। फिर शिक्षा के विकास की यात्रा किस तरीके से शिक्षा जो है हमारे यहाँ प्रारंभ की गई, आज का स्तर तक पहुंची, उसके बारे में। फिर महिला और कमजोर वर्गों के लिए सरकार ने जो जो कार्य किए उसके बारे में आपको पढ़ाया गया। तो ये वर्ष 1961 से 2000 तक के कालखंड में जो जो घटनाएं घटी उसके बारे में अध्ययन किया। अब इस पाठ में आपको वर्ष 20वीं और 21वीं सदी में जो परिवर्तन हुए उसके बारे में बताया गया है। तो बच्चों, 20वीं और 21वीं सदी में जो विज्ञान ने बहुत ही तेजी से परिवर्तन किया, मनुष्य का जीवन जो है बहुत तेजी से बदला। हमारे दादा, हमारे माता-पिता के समय में वो टेक्नोलॉजी नहीं थी जो आज हम देख रहे हैं। हमें बात करना है तो हम फ़ोन घुमाएँगे और तुरंत कहीं भी, गाँव में हो या विदेश में हो, कहीं पे भी बात कर सकते हैं। तो विज्ञान ने इतनी तेज़ी से अ, क कार्य किया कि हमारा जो मानव जीवन बहुत तेज़ी से बदल गया। विज्ञान ने हमारी कल्पनाओं को एक पंख दे दिया। जो हमारी कल्पनाओं में था वो साक्षात हमारे सामने उपस्थित हो गया। अम, जिन बातों का कल्पना नहीं कर सकते थे वह वास्तविकता के धरातल पर उतर गई। प्राचीन एवं मध्य युग में धर्म मनुष्य की एक बहुत महत्वपूर्ण पहचान होती थी। बच्चों, आदिम आप जब पढ़ते पहले से ही इतिहास जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि किस तरीके से आदिम युग में मनुष्य जंगलों में रहता था। फिर धीमे-धीमे उसने आग की खोज की, फिर पहिए की खोज की, फिर जो है औजारों की खोज की, मतलब जीवन जो है कहीं रुका नहीं। आदिम युग से अब तक जो है आप नज़र डालेंगे तो देखेंगे कि निरंतर निरंतर बदलाव आप देखते रहेंगे, निरंतर परिवर्तन जो हो रहा है उसका परिणाम जो है आज का समाज आपको दिख रहा है। तो कहीं भी समाज की जो प्रगति है कहीं रुकती नहीं है, वह निरंतर बदलती रहती है। क्योंकि अगर एक जगह रुक जाएगी तो वो वहीं पर खत्म हो जाएगा। अगर आदिम युग में ही हम कोई खोज नहीं करते, वही है वैसे ही जंगलों में, पहाड़ों में रहते, पत्थरों के कपड़े पहनते, तो हम वहीं पे खत्म होते जाते। पर मनुष्य ने ये समझा कि हम जैसे-जैसे परिवर्तन के साथ आगे बढ़ेंगे, वैसे ही हमारा जीवन आरामदायक, सुखकारी होगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि धीमे-धीमे बदलता जो जीवन है, आज का परिणाम जो दिखाई दे रहा है आपको। अ, पहले जो धर्म बना, वो हर धर्म, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म हो, उसकी उत्पत्ति क्यों हुई? उसकी उत्पत्ति इसके लिए हुई कि मानव जीवन जो है, वो नियम कानून से जिए। सारे धर्म हमें एक ही बात की शिक्षा देते हैं कि किस तरीके से मनुष्य का जीवन होना चाहिए, कैसे गलत कार्य नहीं करना चाहिए। तो धर्म हमें निर्देश देता था, शिक्षा देता था, क्योंकि उस समय हम संविधान नहीं था प्राचीन काल में। तो समय के साथ-साथ ये जब आधुनिकता आई, तो समाज में आप देख रहे हो कि नियम कानून संविधान भी लागू हो गए। तो इस तरीके से धर्म के सामने भी एक जो आधुनिकीकरण, आधुनिकता के साथ चलने की जो चुनौती, उसके सामने भी खड़ी हुई। हमारी पारंपरिक विचारधारा में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। देखो बेटा, धर्म जो है, हमारा देश भारत अनेकता में एकता आपने सुना ही होगा, जिसमें कि विभिन्न धर्म, जाति के लोग रहते हैं। वहाँ पे बहुत सारे कल्चर हैं, बहुत सारे धर्म हैं, संस्कृति है, रीति-रिवाज है। पर अब हर के लिए अलग संविधान तो नहीं बनाया जा सकता, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने
सबको, सारे व्यक्तियों को समान दिखाते हुए एक संविधान की रचना की, क्योंकि संविधान रचना का कार्य जो है बाबा साहब अम्बेडकर का कार्य को सौंपा गया था। तो उन्होंने एक ऐसे संविधान की रचना की जिसमें सभी मानव एक समान है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, किसी भी धर्म के हों। वह हमारे संविधान के अंतर्गत आते हैं, सबको समान अधिकार है। तो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा ने हमारे समाज में बहुत ही बड़ा परिवर्तन लाया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विधान के द्वारा, उन्होंने, अगर हम बोलते हैं तो वो उतना प्रभावित नहीं करता है। जब तो अम्बेडकर ने संविधान के द्वारा, नियम कानून के द्वारा ये जो परिवर्तन लाया, जो कि सभी के लिए बाध्य थी और सभी के लिए अच्छी भी थी। तो अब नेक्स्ट, हमारे संविधान के अनुसार कानून के सामने सभी भारतीय समान हैं। धर्म, वंश, जाति तथा जन्म के आधार पर भेदभाव करना प्रतिबंधक। सभी नागरिकों को भाषण, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक ढंग से बिना हथियार के एकत्र तथा संगठित होने का, भारत के किसी भी राज्य के क्षेत्र में मुक्त रूप से घूमने का तथा स्थायी तौर पर रहने का जो है अधिकार है। तो बच्चों देखो, आप अभी किसान आंदोलन सुन रहे हो बार-बार न्यूज़ में। तो किसान आंदोलन क्या है? ये हमारे मौलिक अधिकार, जो कि संविधान ने हमें स्वतंत्रता, समानता, ये सब का जो अधिकार दिया है, इसी के रूप में वो सामने आपको दिख रहा है कि श्रमिक आंदोलन। तो श्रमिक आंदोलन में हर कोई अपने, जो किसान है वो अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं। वह बिना हथियार के, बिना हिंसा के एक जगह एकत्रित होने का भी उन्हें अधिकार है। तो देखो, वो एकत्र हो रहे हैं और साथ ही अपनी बातों को सरकार के सामने रखने का जो है स्वतंत्रता है। तो ये सब आपको क्या दिख रहा है? ये हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो हमें संविधान ने दिया है और हर व्यक्ति इसका लाभ उठा रहा है। तो भारत सरकार, अब एक और है, भारत के हम किसी भी राज्य क्षेत्र में हमें घूमने फिरने का, हम भारत के नागरिक हैं, इसलिए हम भारत के हर राज्य में, या भारत के राज्य हो या केंद्र शासित राज्य हो, सब में हमें घूमने का अधिकार है। हम पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। तो इसमें एक दिया हुआ है, जम्मू कश्मीर के संदर्भ में अपवाद। अपवाद मतलब कि सारे राज्यों में हम घूम फिर सकते हैं, पर जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहाँ पे हम नहीं घूम सकते हैं। पर बच्चों, ये बात पुरानी है। अभी 5 अगस्त सन 2019 में राज्यसभा में एक कानून पारित हुआ, जिसके अनुसार जो जम्मू कश्मीर को एक विशिष्ट राज्य का दर्जा था, वो समाप्त कर दिया गया। अब जम्मू कश्मीर में भी हम जमीन खरीद सकते हैं। इससे पहले जम्मू कश्मीर में भारत का कोई भी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता था, केवल जो वहाँ का नागरिक था वही ये जमीन खरीद सकता था। तो ये जो अपवाद है, ये अपवाद अब रहा नहीं, पहले था ये। तो जम्मू कश्मीर अब भारत के सभी राज्यों में आप स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं और कोई भी व्यवसाय चुनने की हमारी स्वतंत्रता है। भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों को अपनी स्वयं की भाषा, लिपि, संस्कृति संवर्धन करने का अधिकार है। संविधान के इन प्रावधानों के कारण जाति व्यवस्था पर जो है आघात पहुंचा। तो संविधान का जो ये सब प्रावधान है बच्चों, हमारा जो प्राचीन काल में हिंदू धर्म के बारे में बताती हूँ। हिंदू धर्म में 4 वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिनको जिनको बच्चे जन्म लेते थे, तो उनका कोई धर्म नहीं रहता था, उनकी कोई जाति नहीं रहती थी। धर्म तो हिंदू ही थे, पर उनकी कोई जाति नहीं थी। तो वो उनके कर्म के आधार पर उनकी जाति का बंटवारा किया जाता था। अगर बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो वो ब्राह्मण, अगर युद्ध कला में निपुण है तो क्षत्रिय, अगर व्यापार में अच्छा है तो वैश्य, और अगर सेवा कार्य के लिए है तो शूद्र। इस तरीके से भारतीय व्यवस्था में 4 वर्गों का निर्माण हुआ था। तो पहले तो ये जन्म के आधार पर नहीं लिया जाता था, कर्म के आधार पर जैसे-जैसे जाति धर्म में रूढ़ता आई, वैसे-वैसे ये
जन्म के आधार पर होने लगा, मतलब ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण, राजा का बेटा राजा। तो ये जो प्रथा थी, ये हमारे संविधान ने इसको तोड़ा और उसने जो हमारी संविधान हुई आई, वो जाति व्यवस्था के लिए एक आघात के रूप में कार्य किया। अब हमारे यहाँ हर व्यक्ति स्वतंत्र है, कोई भी जिसमें योग्यता हो वह नेता बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, वह कोई भी व्यापार कर सकता है। उसके लिए कोई जाति व्यवस्था के नाम पर कोई भी बंधन नहीं है। और एक साथ में ही जो है, एक सेकेंड, हाँ, वंश परम संविधान के इन प्रावधानों के कारण जाति व्यवस्था के ढांचे पर आघात पहुंचा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जन्म के आधार पर जो जाति व्यवस्था होने लगी थी, तो संविधान ने अब सभी को अधिकार दिया कि कोई भी कोई कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। परंपरागत व्यवसाय की कल्पना काले होने में सहायता मिली। देखो, जैसे बुनकर के बच्चे होते थे तो वो बुनकर ही बनते थे। पिता का जो व्यवसाय है, पहले बच्चे वही व्यवसाय चुनते थे और उसी में आगे बढ़ते थे। पर संविधान की स्वतंत्रता ने हर को उस क्षेत्र अपने परंपरागत व्यवसाय को छोड़कर दूसरे व्यवसाय को चुनने की एक स्वतंत्रता दी, जिससे हर व्यक्ति के जीवन के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन की शुरुआत हुई। इन प्रावधानों के परिणाम यंत्रों पर भी किस प्रकार हुआ, यह निम्नलिखित चौखट से समझ में आ जाएगा। अब आगे अब क्या आप जानते हो, ब्रिटिशों के शासनकाल में रेल डिब्बों के 4 वर्ग थे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, इंटर एंड थर्ड क्लास, जैसे 4 वर्ग थे। तीसरे वर्ग व्यक्तियों के लिए मामूली सी सुविधाएं थी। इन यात्रियों को देखने का नकारात्मक दृष्टिकोण, इस कारण यह वर्ग मानव भारतीय समाज व्यवस्था का प्रतीक ही बन गया था। वर्ष 1978 में रेल बजट के में तत्कालीन मंत्री मधु दंडते ने तीसरी श्रेणी की व्यवस्था समाप्त कर दी। बाद में पुणे मुंबई बीच सिंहगढ़ एक्सप्रेस, मुंबई कोलकाता के बीच गीतांजलि एक्सप्रेस, ये वर्ग रहित गाड़ी प्रारंभ हुई। देखो, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ये मतलब सबसे जो नीचे का वर्ग है, वह जिसके पास पैसे नहीं है वो फोर्थ क्लास में जाएगा। तो ये जो रेलगाड़ी की व्यवस्था थी, ये इस तरीके से एक जाति व्यवस्था को दिखाने लगा था। तो लोगों ने इसका विरोध किया कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए, बिना वर्ग रहित गाड़ी, जिसमें फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास, ये सब नहीं होना चाहिए। तो जो है मुंबई सिंहगढ़ एक्सप्रेस और गीतांजलि एक्सप्रेस, ये गाड़ियां चलाई गई जो कि वर्ग रहित गाड़ियां हैं। उपरोक्त प्रावधानों के कारण समाज में छोटे बड़े परिवर्तन धीरे धीरे होने लगे। अब होटल में सभी के लिए प्रवेश खुला है। धर्म, वंश, लिंग, जाति, इन कारणों से प्रवेश नकारा नहीं जाएगा, ऐसी तथ्यां होटल में हम देखते हैं। बच्चों, संविधान ने अगर हम किसी होटल में ये किसी वर्ग विशेष के लिए, जाति धर्म के लिए मनाही होती है, तो हम इसके विरुद्ध हम कोर्ट में जा सकते हैं। ये हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है। तो इस तरीके से किसी भी होटल, किसी भी जो है सार्वजनिक स्थल पर जाति, धर्म, वंश, इन कारणों से किसी का भी प्रवेश रोका नहीं जा सकता है। यह जो है शासन के विरुद्ध होगा, सरकार के विरुद्ध होगा। आप पहले देखते हो, पर प्राचीन काल में देखो ऐसा नहीं होता है। जब आप प्राचीन काल की सीरियल्स वगैरह देखते हो तो देखते हो कि राजा ने जो कह दिया वह जनता को मानना है, वो सही हो या गलत हो। जो राज सत्ता का कोई भी विरोध नहीं कर सकता है, राजा का कोई भी विरोध नहीं कर सकता है। और राज सत्ता की कुछ मर्यादाएं होती थी, मतलब राजा की बातें मानना और जनता पे प्रतिबंध होता था, वहां पे जनता का अधिकार सीमित रहता था। पर भारत एक लोकतंत्र है, तो यहाँ पे जो है अब लोकतंत्र में जनता का ही शासन है। राजा कोई विशेष यहाँ पे नहीं, जो राजा हमारा ही चुना हुआ प्रतिनिधि है। तो हम अगर राजा के कार्यों में कुछ हमें खामियां दिखती हैं
तो हम अब उसका विरोध कर सकते हैं। तो इसके लिए विरोध का ज़रिया क्या है? अब भारतीय नागरिक समाचार पत्र, भाषण, अन्य माध्यमों के द्वारा सरकार के विरुद्ध विचार प्रकट कर सकते हैं। हमें अमान्य लगने वाली बातें हम बोल सकते हैं। यह बहुत बड़ा परिवर्तन स्वतंत्रता कालखंड में होगा। अब देखो बच्चों, आप अभी किसान बिल के बारे में देख रहे हो। ये गवर्नमेंट ने बिल पास करने के लिए रखा, पर जनता ने इसका किस तरीके से तीव्र गति से विरोध किया। कोरोना टाइम में आपने टीवी में देखा, अगर सरकार की कहीं खामियां आती थी तो न्यूज़पेपर, समाचार पत्र, भाषण, इन सब माध्यमों से कैसे सरकार की कार्यों को निंदित किया जाता था, निंदा किया जाता था। अगर अच्छे कार्य करते हैं तो तारीफ भी होती है, पर उनके गलत कार्यों का किस तरीके से विरोध हो रहा था। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि स्वतंत्रता के बाद, आप स्वतंत्रता से पहले तो खैर जानते नहीं हो फिर, पर पहले इतनी स्वतंत्रता लोगों को नहीं थी। पर जब हमें स्वतंत्रता मिली, लोकतंत्र का शासन आया, तो हर व्यक्ति अपनी बात को करने के लिए स्वतंत्र था। हर व्यक्ति अपनी बात को बोल सकता था। तो ये अधिकार जो है हमें स्वतंत्रता के बाद मिली, और ये जो अधिकार लोकतंत्र के माध्यम से मिली। अब है परिवार संस्था। स्वतंत्रता कालखंड में परिवार संस्था भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण पहचान थी। बच्चों, भारत जो है प्राचीन काल से ही संयुक्त परिवार के लिए प्रसिद्ध है। भारत में संयुक्त परिवार की प्रथा है। संयुक्त परिवार पद्धति देश के रूप में, भारत संसार के रूप में पहचाना जाता है। वैश्वीकरण के लहर में विभक्त परिवार की पद्धति को बढ़ावा मिला। तो बच्चों, हम अपने पहले के टाइम में आपने सुना होगा दादा दादी को कि करीब 15-20 लोगों का परिवार होता था। सब एक साथ मिलकर एक घर में रहते थे और एक व्यवसाय करते थे। पर जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ी, वैसे वैसे जो है परिवार की ये जो एक संयुक्त परिवार का जो एक विचारधारा थी, वो धीमे धीमे जो है बदलने लगी। अब समय के साथ अब समय के साथ जो है एक संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें कि पापा, मम्मी, उसके बच्चे इतने रहते हैं, उसको बढ़ावा मिला। क्यों बढ़ावा मिला बच्चों? क्योंकि समय इतना तेजी से, अब ना लोगों के पास उतने बड़े घर हैं। व्यवसाय करने के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों के पापा-मम्मी अपने गाँव को छोड़ के यहाँ पे व्यवसाय करने के लिए आए हैं, और यहाँ पे जो उनके साथ बच्चे रह रहे हैं, उनको काम करने के लिए कहीं दूर जाना है, तो वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है आधुनिकता ने सब जो है एकल परिवार को बढ़ावा दिया। अब है समाज कल्याण। कल का कल्याणकारी राज्य स्थापित करना ही हमारा उद्देश्य है। तो भारत सरकार, हमारी जो संविधान है, वह एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए वचनबद्ध है। वचनबद्ध क्यों है? क्योंकि हमारे संविधान में ऐसा लिखा है कि भारत सरकार एक कल्याणकारी राज्य है। जब आप प्रतिज्ञा लेते हो, आपको याद है ना कैसे प्रतिज्ञा में क्या बोला जाता है? प्रतिज्ञा, जब आप अपनी किताब, हर किताब में अनुक्रमणिका में के बाद जो एक पेपर देखते होगे, तो उसमें देखो आपको दिया होगा कि उसमें लिखा रहता है उद्देश्य, भारतीय संविधान का उद्देश्य। उसमें लिखा है ना कि भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो हमारी संविधान ने ही हमें यह अधिकार दिया है, हमारे सरकार को बाध्य किया है कि जो हमारी सरकारें हैं, वो कल्याणकारी राज्य हो, जो जनता के लिए कल्याण कार्य करे। ऐसा उल्लेख करने वाला भारत जो है, हमारा भारत देश ऐसा पहला देश है जो अपने संविधान में लोक कल्याण की बात जो है स्पष्ट करता है, जिसमें लिखित रूप से लोक कल्याण की बात को दिया गया है।
भारतीय नागरिकों को पूर्ण रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा एवं विकास के अवसर उपलब्ध कराना देना समाज कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य है। चूंकि आप जान रहे हो कि सरकार जो है बाध्य है कल्याणकारी राज्य के लिए, तो हमारा एक समाज कल्याण जो कार्यालय है वह यहाँ के नागरिकों को रोजगार देने के लिए, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, शिक्षा के एवं विकास के अवसर उपलब्ध कराने के लिए ये जो इनका कार्य, यही कार्य ये करते हैं। आप देखते हो कि भारतीय समाज में रोजगार के लिए तरह-तरह के कार्यक्रम जो है प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जहाँ पे कि आप फ्री में वहाँ अपने रोजगार के लिए कुछ चीजें, अपनी व्यवसाय, अपनी इनकम के लिए आप कुछ चीजें सीख सकते हो। फ्री में गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं, प्लस हॉस्पिटल्स की सुविधाएं हैं, जहाँ पे आप बिना पैसा दिए स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा सकते हो। गवर्नमेंट की फ्री स्कूलें हैं, वहाँ पर आप शिक्षा उपलब्ध कर सकते हो। तो ये सब जो है भारत के कल्याणकारी समाज का जो है रूप आपको दिखाता है। भारतीय समाज में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक विषमता बड़ी मात्रा में व्याप्त है। आप भारतीय समाज को देखते हो, यहाँ पे संपन्न वर्ग, मध्यम वर्ग और जो है गरीब वर्ग, हर वर्ग है। तो आर्थिक क्षेत्र में उसी तरीके से समाज में भी उच्च जाति उससे कम मतलब जाति व्यवस्था है। शिक्षा में बहुत उच्च शिक्षा लेने वाले और कुछ निरक्षर हैं, और सांस्कृतिक विषमताएं, हर जगह की संस्कृति अलग है, तो ये सब भारतीय समाज में व्याप्त है। और इन सबको लेते हुए समाज कल्याण, इन सबको एक साथ लेते हुए अपने कार्य जो है सभी लोगों के लिए अपने कार्य पूर्ण करता है। इसके बाद है महिला एवं बच्चे। महिला, बच्चे, दिव्यांग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अल्पसंख्यकों का विकास के अवसर पहुंचाना आवश्यक है। तो बच्चों, महिला, बच्चे, दिव्यांग, अनुसूचित जाति और इन सब के लिए, जिनको कि कमजोर वर्ग माना जाता है, समाज में इनकी स्थिति उतनी उच्च नहीं है, इनको सहायता की आवश्यकता है, तो इनके लिए जो है विकास कल्याण जो है अपना कार्य समाज कल्याण जो है इसका में अपना कार्य सहयोग जो है देता आ रहा है। तो आप अगर जब आप सभी बस का सफर करते हो बच्चों, तो आप बस में देखते हो कि सीटें आरक्षित होती हैं महिलाओं के लिए, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, वरिष्ठ नागरिक के लिए। तो ये आरक्षण क्यों है? ये उनको सुविधाएं हो इसके लिए। तो इसी तरीके से संविधान ने भी उनको आरक्षण दिया है, सुविधाएं दी हैं, ताकि उनका विकास तेजी से हो सके। स्वतंत्रता कालखंड के में सरकार के सामने यह सबसे बड़ी चुनौती थी, जो ये वर्ग हैं, इनके लिए कार्य करना हमारे स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी कि इनको किस तरीके से जो है समाज के अन्य वर्गों के समक्ष समान जो है इनको पहुंचाना। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, संविधान में इनके लिए कुछ ऐसे प्रावधान किए जिससे कि उनको जो है विकास के अवसर मिले। इसके लिए भारत सरकार ने जो है गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर समाज कल्याण मंत्रालय स्थापित किया गया। भारत सरकार ने 14 जून 1964 को समाज कल्याण मंत्रालय की स्थापना की। समाज कल्याण मंत्रालय में बच्चों गैर सरकारी संगठन जो इनके लिए कार्य करें, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए। आप बहुत सारे एनजीओ देखे हो, जो कि दिव्यांग बच्चों के लिए एनजीओ रहते हैं, महिलाओं के लिए एनजीओ हैं, वृद्धों के लिए एनजीओ हैं, संस्थाएं आप देख रहे हो ना। इनका कार्य क्या है? यह उन वर्ग के लोगों के लिए सुविधाएं, उनके असुविधाओं को ध्यान में रखें और उनकी सहायता का कार्य करें। तो समाज कल्याण मंत्रालय जो है इन गैर सरकारी संगठनों को बढ़ावा दिया, ताकि वह जो है सामने आए और
जनता और सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में ये जो गैर सरकारी संगठन है, अब समाज कल्याण मंत्रालय एक सरकारी संगठन है जो, और ये हमारे एनजीओज जो हैं गैर सरकारी संगठन है। तो ये जनता और सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य कर रहे हैं, जो जनता की सहायता कर रहे हैं और उनकी समस्याओं के बारे में सरकार को अवगत करा रहे हैं कि उनको किन-किन असुविधाओं का सामना कर रहा है और किस तरीके से उन तक लाभ पहुँचाया जाए। सामाजिक सुरक्षा इस मंत्रालय के अंतर्गत पोषण और बाल विकास, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण, स्त्री कल्याण एवं विकास के कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया है। इस प्रकार की व्यवस्था राज्य स्तर पर भी की गई है। आप देखते हो कि बाल मजदूरी को रोकने के लिए बहुत सारे एनजीओ जो है काम करते हैं, जहाँ पे भी 14 साल से कम उम्र के बच्चे रहते हैं, काम करते हैं, तो वहाँ पुलिस कंप्लेन करके उनको अवगत कराया जाता है कि ये गलत कार्य हो रहा है। तो ये एनजीओ जो है सरकार की मदद कर रहे हैं। उसी तरीके से स्त्रियों के लिए तरह-तरह के कार्यक्रम ये एनजीओ द्वारा चलाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये समाज कल्याण मंत्रालय गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर समाज के उन वर्गों की, बच्चे, महिलाएं, अनुसूचित जाति, दिव्यांग, इन सब के लिए कार्य करता है। अब उसके बाद है अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ष 1971 की अनुसूचित जाति व जनजाति एवं वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार देश में 22% लोग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के थे। इन सबके लिए कानून बनाकर शैक्षिक छात्रवृत्ति एवं प्रतिनिधित्व देकर संसद, राज्य विधानमंडल और सरकारी सेवाओं में कुछ स्थान आरक्षित रखे गए। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले ही बताया था कि भारतीय समाज में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, तो इस तरीके से जातियों का बंटवारा किया गया। तो समय के साथ-साथ ये बंटवारा जो है पहले कर्म के आधार पर, फिर जन्म के आधार पर होने लगा। तो इस तरीके से अनुसूचित जाति जो समाज के पिछड़े वर्ग हैं, जिनका अभी भी विकास नहीं हुआ है, उन वर्गों के लिए सरकार ने कुछ छात्रवृत्ति देने का कार्य किया, ताकि वो बच्चे जो हैं अपना पढ़ के आगे बढ़े और अपना विकास करें, एवं प्रतिनिधित्व देकर संसद में, राज्य विधानमंडल में, सरकारी नौकरियों में इनमें कुछ स्थान आरक्षित किए। तो आरक्षण के बारे में मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बस वाला वापस से ही देना चाहूंगी कि बस में देखते हो लेडीज की सीट पे कोई नहीं बैठ सकता है। अगर लेडीज है तो वहां पे कोई नहीं बैठ सकता है, वो लेडीज आएगी तो ही बैठेगी। अगर दिव्यांग का सीट है तो दिव्यांग ही बैठेगा। अगर इन केस खाली रहता है तो कोई बैठ सकता है, बट उनके आने पर उनको हटना रहेगा, मतलब वो सीट खाली करनी रहेगी। तो कैसा, वो सीटें उनके लिए आरक्षित है, रिजर्व है। जो कोई स्वस्थ व्यक्ति या कोई आदमी उस पर अपना अधिकार नहीं जमा सकता है। तो आरक्षण बेटा बच्चों वही है, इसी को आरक्षण कहते हैं। तो इस तरीके से सरकारी नौकरियों में और संसद में हर यहाँ पर 22 जो है इनके लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ निश्चित सीटें आरक्षित हैं, जो इनके अलावा कोई और नहीं ले सकता है। केवल इसी वर्ग के लिए यह सीट उपलब्ध है। उसके बाद है सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रथम कर्तव्य के रूप में सरकार भारतीय जनता के रहन सहन का स्तर बढ़ाए, उनका पोषण करे एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य की भी सुधार करे, ऐसा उल्लेख संविधान के में किया गया है। आपको बताई हूँ पहले कि कल्याणकारी भारत जो है एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए वचनबद्ध है। क्यों वचनबद्ध है? क्योंकि हमारे संविधान में ऐसा क्या किया गया है। तो कल्याणकारी राज्य का पहला कर्तव्य है अपनी जनता
के रहन-सहन के स्तर को बढ़ाए, उनका पोषण करे। मतलब ऐसा ना हो कि कुछ जनता को खाने के लिए तकलीफ़ें हों। आपको मालूम है कोरोना टाइम में आपने देखा था कि किस तरीके से हमारी सरकार ने राशन जो है फ्री कर दिया था। व समाज का वो वर्ग जो राशन नहीं खरीद पा रहा है, वो फ्री में वो राशन ले सकता है। तो एक लोक कल्याणकारी राज्य का एक आपको एक उदाहरण मिला है इसके रूप में। तो इस तरीके से सरकार का ये दायित्व है कि जनता के पोषण के लिए सरकार वचनबद्ध है। तो बच तो कल्याणकारी राज्य का प्रथम जो कार्य है सार्वजनिक स्वास्थ्य, उसमें म रहन-सहन को बढ़ावा देना, जनता का पोषण करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य भी सुधारें। ऐसा उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। केंद्र सरकार का स्वास्थ्य और समाज कल्याण इस संदर्भ में राज्य सरकार की सहायता करता है। देखो बच्चों, केंद्र सरकार जो हमारा देश है काफ़ी बड़ा है, आपको मालूम है 29 राज्य हैं और 7 का 8 केंद्र शासित राज्य हैं। तो केंद्र सरकार अपने कार्यों को अ, राज्यों को उत्तरदायित्व सौंपा है। तो केंद्र सरकार जो निर्देश देता है उसके आधार पर राज्य सरकार जो है अपना कार्य करता है। केंद्र सरकार इनको अनुदान भी हर राज्य सरकार को, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, कोई भी राज्य हो, उनको अनुदान देता है और उन्हें निर्देश जारी करता है और उन्हें जो भी सहायता होती है केंद्र सरकार अपने राज्य सरकार को देता है और राज्य सरकार अपनी जनता को देता है। तो इस तरीके से जो है केंद्र सरकार का स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण मंत्रालय इस संदर्भ में राज्य सरकार की सहायता करता है। तो राज्य सरकार की जो है सहायता करने का कार्य केंद्र सरकार करती है। छठी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में के लोगों, आदिवासियों, गरीब लोगों को प्राथमिक स्वरूप की स्वास्थ्य सेवाएं तथा चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवा देना का उद्देश्य था। अब देखो हर पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ा है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो हर पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य कुछ होता है। पंचवर्षीय योजनाएं 5 वर्षों के लिए बनी रहती हैं। तो ये योजनाएं इसलिए बनती हैं ताकि हमारे देश में जो कार्य रुका है, वो इन 5 वर्षों में इसके लिए उसको बढ़ावा दिया जाए और तेजी से चले। तो छठी पंचवर्षीय योजना में यही कार्य सौंपा गया कि ग्रामीण और आदिवासी गरीब लोगों को प्राथमिक स्वरूप स्वास्थ्य सेवाएं और चिकित्सा की सेवाएं को उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए भारत सरकार ने होम्योपैथिक, एलोपैथिक, यूनानी, आयुर्वेदिक, प्राकृतिक इन सभी उपचारों को मान्यता देकर नागरिकों के स्वास्थ्य को उत्तम रखने का कार्य प्रारंभ किया। अगला है स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमारे देश में लगातार परिवर्तन आते रहे और आपको मालूम है 20वीं और 21वीं शताब्दी में बहुत सारे परिवर्तन हुए और बहुत ही तीव्र गति से। बच्चों जो आज आप परिवर्तन देख रहे हो, टीवी देख रहे हो और मोबाइल चला रहे हो, वो आज से आपके दादा-दादी के समय में ये आश्चर्य की बात थी। तो विज्ञान बहुत तीव्र गति से बदला, प्रगति किया और जो है आज उसका ही परिणाम है जो हम इतनी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। एक सेकंड बच्चों। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए परिवर्तन के कारण भारतीयों का जीवन अधिकाधिक चिंता रहित होने लगा। जब आपकी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, तो आपका जीवन जाहिर सी बात है चिंता मुक्त होगा। देखो अब जब आप मुंबई में रहते हो बच्चों, आप बीमार होते हो, तो आपको ट्रीटमेंट के लिए बहुत पास में हॉस्पिटल है, सस्ते हॉस्पिटल हैं। तो आपको अपने स्वास्थ्य के लिए टेंशन नहीं है कि हम क्या करेंगे अगर हम बीमार हुए। पर गाँव में अगर बीमार होते हैं तो कई किलोमीटर तक हॉस्पिटल्स नहीं है, सुविधाएँ नहीं है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में निरंतर जो परिवर्तन हुए, वह हमारे लोगों के लिए हमें चिंता रहित
जीवन जीने के लिए बढ़ावा देने लगे। पहले के समय में अगर बीमार होते थे तो कहाँ लेके जाएँ, क्या करें? इस तरह की टेंशन रहती थी, असुविधाएँ रहती थी, पर अब जो है हम निश्चिंत हो गए हैं कि हमारे बगल में हॉस्पिटल है, हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएँ तुरंत मिल जाएँगी अगर हमें कोई संकट आता है, कोई तकलीफ होती है। वर्ष वर्ष 1962 में तमिलनाडु के वेलूर स्थित क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में के अस्पताल में डॉक्टर एन गोपीनाथन के नेतृत्व में भारत में ओपन हार्ट सर्जरी सफलतापूर्वक की गई। इस कारण से ऐसे उपचारों के लिए हम विदेश जाने की जो आवश्यकता थी, पहले ओपन हार्ट सर्जरी भारत में नहीं होती थी, पर बेंगलुरु के जो डॉक्टर एन गोपीनाथन थे, इन्होंने ये कर दिखाया। अब भारतीय लोगों को यहीं अपने ही देश में जो है ओपन हार्ट सर्जरी करवा लेते हैं, तो जिसकी वजह से उनको आर्थिक जो सुविधाएँ मिली, उनको जो बाहर जब पैसे खर्च करने रहते थे, जो बहुत बड़ा ओपन हार्ट सर्जरी मतलब बहुत बड़ा कार्य था वो अब उनके लिए आसान हो गया। अब देखो ओपन हार्ट सर्जरी हर जगह हो रहा है, पर 1962 में सबसे पहले गोपीनाथन ने जो है किया था। इसके बाद है जयपुर फुट की खोज। जयपुर फुट की खोज भारत के लिए दिव्यांग भारत के दिव्यांगों का जीवन बिल्कुल बदल गया। 1968 के पूर्व एकाध व्यक्ति जब दुर्घटनाग्रस्त होकर अपना पैर गंवा देता था, तो उसको अपना बाकी जीवन भी उसी कठिनाइयों के साथ जीना पड़ता था। आप अपने आस-पड़ोस में भी किसी को देखते हो या आप कभी ट्रैवलिंग करते हो तो देखते हो कि किसी किसी व्यक्ति ने अपने पैर या किसी ने अपने हाथ गँवाए हैं और उसके बावजूद जो है उनका जीवन आसान है। वो अपना चल रहे हैं, अपने हाथों को चला रहे हैं। अभी बच्चों ऐसी टेक्नोलॉजी आई है कि अगर किसी का हाथ नहीं है, तो वो नकली हाथ लगता है और नकली हाथ जो है हमारे दिमाग की नसों से जुड़ा हुआ है। तो जिस तरीके से हम अगर हाथ मोड़ना चाहें, तो मोड़ सकते हैं और कुछ उठाना चाहें, तो उससे वैसा तो काम नहीं कर सकते जैसा असल के हाथों में होता है, पर हमें जीवन को आसान बनाने का एक साधन के रूप में वो कार्य आ सकता है। तो जयपुर फुटवियर ये हमारे दिव्यांगों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ। यहाँ डॉक्टर प्रमोद सेठी, इनके कुशल जो कारीगर हैं, रामचंद्र शर्मा की सहायता से ऐसे कृत्रिम हाथ, पैर, नाक बनाए गए, जो व्यक्तियों के जीवन को सरल बनाने में बहुत ही उपयोगी साबित हुए। उसके बाद है जयपुर फुट तकनीकी के उपयोग से तैयार किए गए कृत्रिम अंगों के कारण दिव्यांग रोगी नंगे पैर ऊबड़-खाबड़ जमीन पर चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, खेतों में काम करना, पेड़ पर चढ़ना, पर्वतारोहण करना जैसे काम सहजता के साथ कर रहे हैं। मतलब कि ये जो नकली हाथ पैर है इसमें इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी डाली गई है जो आपके असली के बराबर कार्य कर सके। और साथ में ही कृत्रिम पैरने जूते पहनने की आवश्यकता न होने से जूते का खर्च बचाता है। पैर मोड़ना, पालथी मारना, बैठना कृत्रिम पैर से के हाथ कारण संभव हो गया है। मतलब वो दौड़ सकते हैं, पैर मोड़ सकते हैं, पालथी मार सकते हैं, मतलब उनका जीवन जो है सहज हो गया है। पानी में तथा गीली अवस्था में काम करने के लिए ये पैर सुविधाजनक होते हैं। आपने भी अपने जीवन में बहुत सारे कुछ व्यक्तियों को ऐसा देखा होगा जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, फिर भी वो अपना जीवन जो है आसानी से जी रहे हैं। तो ये सब जो है हमारे विज्ञान की खोज इन सब की वजह से जो है हो सका है। फिर उसके बाद है मूत्रपिंड प्रत्यारोपण। यह शल्य क्रिया भारत में साध्य हो जाने से रोगियों के प्राण बचाने में डॉक्टरों को सफलता मिली। वर्ष 1971 से पूर्व इस तरह की शल्य क्रिया में बहुत अधिक सफलता नहीं होती थी और न ही ज़्यादा होता था। तमिलनाडु के बैंगलोर में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में वर्ष 1971 में यह जो है ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया। डॉक्टर मोहन राव ने जीवित व्यक्ति द्वारा दान किए गए मूत्रपिंड का रोगी में सफलतापूर्वक
प्रत्यारोपण किया। अब अविकसित देशों के रोगी को यह शल्यक्रिया करवाने के लिए भारत में जो है अन्य सुविधा मिलती है। जो गरीब देश हैं, वह जो ये शल्यक्रिया है, ये जो ऑपरेशन है, भारत में करवाने के लिए आते हैं। इससे आपने बहुत देखो, अब बच्चों आँख अगर अगर किसी की आँख चली गई तो उसको आँख लगाया जा सकता है, किडनी नहीं है तो किडनी को लगाया जा सकता है, इवन हार्ट की भी सर्जरी की गई। तो इस तरीके से देख रहे हो कि पहले के काल में समय में ये संभव नहीं था, पर धीमे-धीमे यह संभव हो गया। इसके बाद टेस्ट ट्यूब बेबी, भारत में पहले से ही परिवार व्यवस्था में संतान का होना महत्वपूर्ण माना जाता है। संतान की इच्छा रखने वाले पति पत्नी को संतानहीनता की समस्या को दूर करने के लिए वर्ष 1978 में टेस्ट ट्यूब बेबी इस तकनीकी का सहारा उपलब्ध हो गया। कोलकाता के डॉक्टर सुभाष ने जो है कि देखरेख में टेस्ट ट्यूब बेबी का पहला जो है सफलतापूर्वक कार्यक्रम किया गया। कृत्रिम गर्भधारण तकनीकी का यह प्रथम प्रयोग सफल रहा। आप जो है इससे जो बच्चा जन्म हुआ उस बच्ची का नाम दुर्गा था रखा गया। इस कारण संतान रखने की इच्छा जो है रखने वाले अभिभावक की यह समस्या दूर हो गई। अभी आप जगह जगह पे देखते होंगे टेस्ट बेबी का प्रचार देखते होंगे, निसंतान दंपति के लिए टेस्ट बेबी का बहुत सारा एडवर्टीजमेंट दिखता है। तो मतलब ये जो है साइंस के द्वारा ही संभव हो सका। और इसके बाद है टीकाकरण। वर्ष 1978 से पूर्व भारत में प्रतिवर्ष पैदा होने वाले 10 बच्चों में से 6 बच्चे जो है जन्म के बाद किसी भयंकर बीमारी के चपेट में आकर उनकी मृत्यु हो जाती थी। पहले लोगों के 7, 8, 9 बच्चे रहते थे, उसमें से जीवित कितने रहते थे? 3 या 4। मतलब बच्चों की मृत्यु दर पहले बहुत ज्यादा थी। क्यों होती थी? क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां आती थी जिसमें ये बच्चों की मृत्यु हो जाती थी। पोलियो था, खसरा था, धनुर्वात था, क्षय, गलगंड जिसको कि आप वो थायराइड बोलते हो, जो गला फूल जाता है, कुकुर खांसी जैसे रोग, बहुत सारे रोग जो हैं उस समय थे। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने टीकाकरण का कार्यक्रम चलाया। अभी आप कोरोना के लिए भी देख रहे हो कि कैसे टीकाकरण का कार्य, लसीकरण का कार्य प्रारंभ किया गया है। क्यों किया गया? ताकि जनता इन बीमारियों से मुक्त हो सके। तो इसी तरीके से जो है टीकाकरण का कार्यक्रम प्रारंभ किया और जिसकी वजह से परिणाम यह हुआ कि बच्चों की जो मृत्यु दर है वह कम होने लगी। वर्ष 1995 में पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान चलाया गया। परिणाम स्वरूप पोलियो की रोकथाम की जा सकी। उसके बाद है शहरीकरण। शहर अथवा नागरिक क्षेत्रों में जनबस्तियों के केंद्रित होने की प्रक्रिया को शहरीकरण कहते हैं। इसका अर्थ किसी बच्चों को डाउट है? किसी बच्चों को डाउट है? ठीक है बच्चों, अभी हमने आपको वर्ष 1961 से 2020 तक के बारे में आपको बताया है। इसमें किस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं, सार्वजनिक सुविधाएं और किस तरीके से जो है टीकाकरण, ये सब कार्यक्रमों को चलाया गया। अब बाकी का जो है, गुड मॉर्निंग मैम। क्वेश्चन पूछिए। हाँ बोलिए आप। मैम धनुर्वात ये कौन सी बीमारी है? बेटा ये तो धनुर्वात मुझे भी नहीं मालूम है बेटा, बीमारी कौन सी है। खसरा मुझे मालूम है, क्षय मालूम है, पर ये नहीं मालूम है मुझे, मेरे लिए भी नया है। आप गूगल में सर्च कर सकते हो।
आप ओके मैम। करके देखो। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम बेटा। किसी और को डाउट है? बात वर्ष 1961 के बाद जो भारत का बदलता जीवन जो है उसके बारे में हमने पढ़ा। अगला अध्याय जो है आपको नेक्स्ट लेक्चर में लिया जाएगा। धन्यवाद बच्चों।